गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज नया टॉपिक पढ़ेंगे हम लोग एम्पियर सर्किटल लॉ। अभी तक हमने जो पढ़ा था बायोट सेवर्ट लॉ और उसके एप्लीकेशंस में, तो वो एक मेथड हमने था जो कि हम मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए यूज करते थे। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए एक और मेथड है, दैट इज नोन एज एम्पियर सर्किटल लॉ। इसको अगर कंपेयर करा जाए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में आपने इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए ड्यू टू द चार्ज के लिए क्या यूज किया था, कुलॉम्स लॉ। और सेकंड मेथड क्या यूज किया था आपने, गॉस लॉ। इन द सेम वे अगर मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए बात किया जाए तो कुलॉम्स लॉ और गॉस लॉ में सिमिलरिटीज और डिसिमिलरिटीज आपने देखी थी। तो जो वहां कुलॉम्स लॉ काम करता था वही यहां पे हमारा बायोट सेवर्ट लॉ काम करता है। उसी तरह जो आपने सेकंड मेथड पढ़ा था गॉस लॉ, उसी तरह यहां पे हमें पढ़ना है एम्पियर सर्किटल लॉ। दोनों हमारे सेम है। अगर आपने कुलॉम्स लॉ और बायोट सेवर्ट लॉ को कंपेयर किया होगा तो सिमिलरिटीज डिसिमिलरिटीज देखी थी आपने। कुलॉम्स लॉ में क्या होता था, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एनी चार्ज इज इक्वल टू 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। और बायोट सेवर्ट लॉ में क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू μ0/4π I/dl साइन थीटा डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ठीक है, इसमें देखो यहां पे सिमिलरिटीज में अगर बात की जाए तो सिमिलरिटीज में देखो ये इनवर्स स्क्वायर लॉ है, 1/r स्क्वायर 1/r स्क्वायर। दूसरा ये आपका किसके लिए वैलिड होता था, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। उसी तरह जो मैग्नेटिक फील्ड हमने यहां पे निकाला है dB, दिस इज द स्मॉल करंट एलिमेंट के लिए। ठीक, अगर पॉइंट चार्ज हो जाता तो आप डायरेक्ट ये यूज करते थे। अगर शीट ऑफ चार्ज या स्पेरिकल शेप का चार्ज का होता था तो आप क्या करते थे, वहां पे एक स्मॉल पार्ट आप लेते थे dq और इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करते थे ड्यू टू द स्मॉल चार्ज और उसके बाद इंटीग्रेट करते थे। इन द सेम वे यहां पर भी जो हमारा बायोट सेवर्ट लॉ है, दिस इज द एप्लीकेबल फॉर वेरी स्मॉल करंट एलिमेंट मीन्स आइडियल के लिए एप्लीकेबल था। तो ये सिमिलरिटीज, और ये जैसे ही आपका लॉन्ग रेंज के लिए एप्लीकेबल था, ये भी हमारा लॉन्ग रेंज के लिए एप्लीकेबल है। दूसरा इसमें देखो जो कांस्टेंट आता था 1/4πε0, यहां पे क्या आ गया μ0/4π। तो आपको पहले होता है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड वाले के फॉर्मूले से अगर कंपेयर करेंगे तो इलेक्ट्रिक वाले में जो कांस्टेंट ऐड होता है वो परमिटिविटी ε0, और यहाँ पे जो कांस्टेंट ऐड होता है वो कौन सा होता है, परमिबिलिटी μ0। ये दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट होते हैं एक तरह से। मतलब कि अगर ε0 न्यूमरेटर में है तो μ0 वाला मैग्नेटिक फील्ड का जो फॉर्मूला आएगा डिनोमिनेटर में, वो अगर डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमरेटर में। जैसे यहां पे देखो ये डिनोमिनेटर में है तो इसके में कहा आ जाएगा, न्यूमरेटर में आ जाएगा। इसी तरह आप कंपेयर करके उसको देखना। बाकी देखो 4π अपनी एज इट इज, ये ε0 तो ये क्या हो गया μ0, R स्क्वायर ये आपने देख ही लिया। यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी वो किसकी वजह से, ड्यू टू द पॉइंट चार्ज और ड्यू टू द स्टैटिक चार्ज की वजह से। ये यहां पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होती है वो किसकी वजह से होती है, ड्यू टू द करंट एलिमेंट, दैट इज द आइडियल जो कि हम लोग वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट किया था, तो आपने आइडियल करंट एलिमेंट के टर्म में होता है। ठीक, ये हो गई आपकी इनकी डिसिमिलरिटीज। ये चार्ज की वजह से होता है और ये करंट, और करंट कैसे होता है, ड्यू टू द मोशन ऑफ द चार्ज, मूवमेंट ऑफ द चार्जेस की वजह से। दूसरी एक चीज इसमें अगर देखा जाए तो इसमें थीटा वगैरह कुछ नहीं आता। मीन्स इलेक्ट्रिक फील्ड डजंट डिपेंड्स ऑन द एंगल पे डिपेंड नहीं करता था, लेकिन जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो एंगल पे डिपेंड करता है। तो ये डिसिमिलरिटीज थी आपने। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड और इसका यूज किया था, उसी तरह जिस तरह आपने सेकेंड मेथड इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए यूज किया था, कौन सा, गॉस लॉ। क्या था गॉस लॉ, गॉस लॉ में क्या आया था आपका, E.ds इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाई ε0। इसी को क्या कहते थे, फ्लक्स, टोटल फ्लक्स पासिंग थ्रू द एनी क्लोज सरफेस इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स द टोटल चार्ज एनक्लोज इन द क्लोज सरफेस। तो ये आता था आपका गॉस लॉ। अगर इसी को कंपेयर किया जाए अपने एम्पियर सर्किटल लॉ, तो एम्पियर सर्किटल लॉ ने क्या कहा, लॉ अभी हम देखेंगे, उसका प्रूफ भी करेंगे। जस्ट यहां से हम फॉर्मूले से कंपेयर करके करा जाए तो सिर्फ चेंजेस इसमें ये आते हैं आपके, E की जगह तो एक तो B हो जाता है,
दूसरा, वहां पे क्लोज सरफेस एरिया इंटीग्रल होता था, लेकिन यहां पे क्या होता है, लाइन इंटीग्रल होता है। एरियल इंटीग्रल मतलब कि एरिया, छोटे छोटे एरिया को पार्ट का लेकर के उसको इंटीग्रेट कर, मतलब क्लोज सरफेस लेते थे। क्लोज सरफेस का टोटल अगर सरफेस का एरिया निकालना हो तो क्या कर रहे हैं, स्मॉल स्मॉल एरिया लेकर के उनको क्या कर दो, ऐड कर दो, में से इंटीग्रेट कर देते थे। यहां पे हमें क्लोज सरफेस नहीं लेना है, क्लोज लूप लेना है। लूप और क्लोज सरफेस समझ में आ रही है बात? क्लोज सरफेस मतलब एक सरफेस, और लूप का मतलब एक लाइन, जो कि क्लोज लाइन हो आपकी। तो उसको अगर ऐड करेंगे तो क्या होगा, डीएल डीएल डीएल, मतलब कि स्मॉल डीएल सबको ऐड कर दिया, मतलब इंटीग्रेट कर दिया। तो बी डॉट डीएल इज इक्वल टू, वहां पे क्या होता है देखो, एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में होता, तो यहां पे क्या होना चाहिए, अभी आपको बताया, अगर एप्सिलॉन नॉट डिनोमिनेटर में तो म्यू नॉट क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में आएगा म्यू नॉट। वहां पे कौन रिस्पॉन्सिबल था, चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होती थी, यहां पे किसकी वजह से होती है, करंट की वजह से होती है, तो इनटू आई नेट कह दो, आई नेट और क्यू नेट मतलब टोटल नेट चार्ज इनसाइड द क्लोज सरफेस। सिमिलरली टोटल नेट करंट थ्रू ए क्लोज लूप, यही आपका एम्पियर सर्किट लॉ है। समझ में आई बात? डिफरेंस क्या है, वहां पे क्लोज सरफेस लेते थे, यहां पे क्लोज लूप लेनी है। तो ये एम्पियर सर्किट लॉ है। तो आई होप थोड़ा बहुत आपको एक बेस समझ में आ गया होगा कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं क्या है। एम्पियर्स ने ये कहा कि सपोज कोई अगर करंट फ्लो हो रही है आपकी, दिस इज द स्ट्रेट वायर, और इसमें करंट आपकी फ्लो हो रही है सपोज आई। उन्होंने कहा कि अगर किसी पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करनी, सपोज एट द पॉइंट पी, और ये डिस्टेंस आपका सपोज आर डिस्टेंस है, ओके, आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड आउट करें। तो उन्होंने कहा कि जिस फील्ड पॉइंट पे फील्ड फाइंड आउट करनी है, उस पॉइंट से होते हुए एक क्लोज लूप बनाओ। अब लूप हमारा, आप चाहो तो लूप डिफरेंट शेप का भी बना सकते हो, जस्ट कोशिश ये करनी है कि वो कैसे होने चाहिए, सिमेट्रिक होने चाहिए। जैसे गॉस लॉ में आपने देखा था, क्लोज सरफेस हम लेते थे, तो अकॉर्डिंग टू आवर सिंप्लिसिटी हम लोग क्या यूज करते थे, कहीं सिलेंड्रिकल शेप यूज करते थे, कहीं स्पेरिकल शेप यूज करते थे। तो कोई भी आप शेप यूज करोगे, कैलकुलेट आंसर तो वही आएगा, वैलिड होगा। बट किसी जगह जहां सिलेंड्रिकल यूज करने से इजी हो जाता है, वहां आपने अगर स्पेरिकल यूज कर लिया तो आएगा तो आंसर जरूर, लेकिन वो क्या होगा, बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ज्यादा मैथमेटिक्स उसमें अप्लाई होगी। तो अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम लोग यूज करेंगे शेप यहाँ पे। तो यहाँ पे यूज कर रहे हैं हम लोग कौन सा, क्लोज लूप यूज करना है। तो कैसा लूप यूज करना है, सर्कुलर क्लोज लूप यहाँ पे यूज करना है। तो इस पॉइंट पी से होते हुए एक सर्कुलर क्लोज लूप हमने बना दिया। जिस पॉइंट पे आपको फाइंड आउट करना है फील्ड, उस पॉइंट से होते हुए एक सर्कुलर क्लोज लूप कंसीडर कर लिया। ओके, यहां तक समझ में आ गई बात। अब यहां पे कुछ आपको बातें ध्यान देने की है कि जो करंट का डायरेक्शन है हमारे इस वायर में, वो इस डायरेक्शन में। अब इसमें हमें अगर फॉर्मूले से आप देखो तो क्या करना है, बी डॉट डीएल। डीएल मतलब यहां पे उस डीएल से आप ध्यान में, उसमें कंफ्यूज मत होना। वहां पे जो आपका डीएल आता था, ये वाला डीएल क्या होता था, जो लाइन है हमारी, करंट एलिमेंट है जो हमारा, जिसमें वायर है, किसी करंट फ्लोरिंग, उसमें स्मॉल डीएल लेते हैं इस फॉर्मूले में। यहां पे ये डीएल इस वायर का स्मॉल स्मॉल सेक्शन नहीं है, इस यहां पे डीएल जो होता है वो इसका सेक्शन है। मतलब जो लूप आपने दिया है, उस लूप का एक स्मॉल पार्ट, एक स्मॉल सेक्शन, दैट इज द डीएल। इस चीज का थोड़ा दिमाग में ध्यान रखना। ओके, ये डीएल क्या होता था, इस वायर का स्मॉल पार्ट लेते थे। क्लियर? यहां पे जो डीएल है वो आपका क्या है, जो लूप है, उस लूप का स्मॉल पार्ट लिया। सपोज दिस इज डीएल। अब यहां पे डीएल जो होगा आपका डायरेक्शन है, वेक्टर क्वांटिटी है। डीएल इज द वेक्टर क्वांटिटी। अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होना चाहिए। तो यहां पे डायरेक्शन हम जो लूप माने, उस लूप का कोई आप एक डायरेक्शन एज्यूम कर लो। क्लॉकवाइज मान सकते हो या एंटी क्लॉकवाइज मान सकते हो, जैसी आपकी इच्छा हो। मान लो, कोशिश ये करनी है आपको कि मान लो कि आपने ये डायरेक्शन मान लिया। सपोज करंट वायर ऐसे रखी हुई है और ये हमने क्लोज लूप ये मान लिया। ठीक, हमने लूप का डायरेक्शन सपोज ये मान लिया, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ लूप। मतलब अगर ऊपर से आप देखो तो कौन सा आ रहा है आपका, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपने ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हमने ये एज्यूम कर लिया लूप का, सपोज दिस इज ओके।
अब ये जो एलिमेंट है इसका जो डीएल है, डीएल वेक्टर किधर होगा? दिस इज द डायरेक्शन ऑफ डीएल वेक्टर, डीएल। ओके, और जो डीएल वेक्टर इस तरफ है आपका, और जो ये करंट आपका जो फ्लो हो रही है, ठीक। अब इसमें आपको करंट जो आएगा आई नेट का मतलब क्या हुआ? इस लूप से होते हुए जितने भी करंट फ्लो हो रहे हैं सबका हमें क्या निकालना है? रिजल्टेंट निकालना है। रिजल्टेंट का मतलब कि कई करंट हो सकते हैं इस लूप से, कई वायर रखे हो, 1 2 3 4 वायर रखे हुए हो। किसी वायर में हो सकता है कि अपवर्ड डायरेक्शन करंट फ्लो रहा है, किसी में डाउनवर्ड मतलब अपोजिट डायरेक्शन करंट फ्लो हो सकता है। तो अब क्या करेंगे? इसको सबको ऐड कर दें या सबको सब्ट्रैक्ट कर दें, या किसी को ऐड और किसी को सब्ट्रैक्ट कर दें। तो हमें यहां पे एक साइन कन्वेंशन इसको लेकर चलना पड़ेगा कि किस करंट को पॉजिटिव लिखा जाए, किस करंट को नेगेटिव लिखा जाए। कब? जब मोर देन 1 वायर होंगे। अगर 1 वायर है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है आपको। अगर मोर देन 1 वायर होगा तो आपको एक डायरेक्शन चाहिए होगा कि प्लस किसको लिखा जाए और माइनस किसको लिखा जाए। तो डायरेक्शन के लिए आपने जो ये करंट एलिमेंट जो लूप का डायरेक्शन आपने एज्यूम किया, ये ठीक, मान लो ये आपने यूज कर लिया। तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द लूप, मतलब करंट एलिमेंट जो हमारा ये डीएल जो ये डीएल लूप का जो स्मॉल डीएल, उसका डायरेक्शन इधर। अगर ये जो लूप का डायरेक्शन आपने लिया, उस लूप के डायरेक्शन में आप अगर फिंगर्स को कर्ल कर लो, तो जो डायरेक्शन ऑफ द थंब होगा उस डायरेक्शन में करंट के डायरेक्शन को आप क्या एज्यूम करोगे? पॉजिटिव। ध्यान से सुनना, जो आपने लूप का डायरेक्शन माना, मान लो ये लूप का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज माना, तो फिंगर्स को कर्ल करो, तो इस डायरेक्शन में जो करंट होगी, मतलब थंब के डायरेक्शन में जो करंट होगी उसको पॉजिटिव मानेंगे, और उसके अपोजिट डायरेक्शन जो करंट होगी उसको हम नेगेटिव मान के चलेंगे। समझ में आई बात साइन कन्वेंशन का? ठीक। तो जो करंट का डायरेक्शन है वो इस तरफ, इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या होगी? इसी तरफ। तो जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी हो, आप कोशिश यही करो कि मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही लूप का डायरेक्शन माना जाए। ठीक। अगर मान लो इसमें करंट इधर फ्लो हो रही थी, सपोज इसमें करंट अपोजिट डायरेक्शन फ्लो हो रही होती, आपने लूप का डायरेक्शन इधर ले लिया, तो इस पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगी, लूप का डायरेक्शन तो ये लेंगे, मतलब जो डीएल वेक्टर वो किस तरफ? इस तरफ। लेकिन जो करंट हमारी इधर फ्लो हो रही है, जो करंट हमारी फ्लो हो रही है, उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगा उस पॉइंट पे वो किसका डायरेक्शन होगा? इस तरफ होगा। तो उस पर क्या होगा आपका? जब डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो बी डॉट डीएल, तो बी इस तरफ डीएल इस तरफ, तो दोनों बीच का एंगल कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। और 180 डिग्री cos 180 की वैल्यू क्या होती है? माइनस होती है। ठीक, चीज वही आएगी, लेकिन इसको कॉम्प्लिकेटेड ना बनाया जाए उसको। तो अपोजिट डायरेक्शन हो जाए तो 180, तो माइनस आ जाएगा। और दूसरा आपको कन्वेंशन में करंट का डायरेक्शन, करंट को पॉजिटिव या निगेटिव क्या लिखोगे? क्या बताया आपको? जो लूप का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन वाले करंट को, थंब के डायरेक्शन वाले करंट को पॉजिटिव लेना है। तो मतलब ऊपर वाले के डायरेक्शन करंट को पॉजिटिव लेना है, और इसमें किधर फ्लो हो रही है? नीचे की तरफ, तो नेगेटिव हो जाएगा। तो वो माइनस और इसका वाला जो माइनस है 180, वो क्या हो जाएंगे? कैंसिल आउट हो जाएंगे। चीज वही आई, लेकिन हम उसको कॉम्प्लिकेटेड ना करें, तो उससे अच्छा ये है आपका कि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव माना जाए, तो इसकी वजह से इस पॉइंट पे फील्ड किधर आएगी? इस तरफ। तो इसी डायरेक्शन में आप लूप का डायरेक्शन भी मानो। क्लियर? तो कोशिश ये करो, लूप का डायरेक्शन मतलब डीएल का डायरेक्शन वही होना चाहिए जो हमारा उस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड है। एक अगर वायर है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, मोर देन 1 अगर वायर है तो किसी एक को आप मान लो। और कोशिश यही करना, जिधर बी हो उधर ही डीएल हो। ठीक, ओके। चलो, तो फिलहाल अभी हम लेकर चल रहे हैं कि करंट हमारी इधर फ्लो रही है, तो डीएल इस तरफ हुआ, और जो मैग्नेटिक फील्ड है एट पॉइंट पी पे वो भी किधर है? इस तरफ ही है। तो उन्होंने क्या कहा कि अगर एक क्लोज लूप लिया जाए और स्मॉल सेक्शन लिया जाए, ये डीएल आपका कहीं भी हो सकता है, यहां का डीएल, यहां का डीएल, ये कोई भी डीएल आप ले सकते हो। सपोज हमने यहां पे डीएल लेकर दिखा दिया, तो उन्होंने कहा कि जो लाइन इंटीग्रल है, मतलब बी डॉट डीएल, तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए क्लोज लूप, मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल, मतलब डीएल मतलब लाइन इंटीग्रल। जैसे यहां पे था आपका एरियल इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इसी तरह लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए क्लोज लूप, मतलब कि बी डीएल इधर आएगा, डीएल भी किधर होगा? इस तरफ।
उसी तरह अगर बी की देखा जाए तो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बी एंड दिस इज द डीएल। तो बी डीएल बी डीएल बी डीएल बी डीएल सबको क्या कर दिया जाए, ऐड कर दिया, मतलब इंटीग्रेट कर दिया जाए। तो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑफ ए क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट फ्लोइंग और पासिंग थ्रू द क्लोज लूप। मतलब इस क्लोज लूप से जो टोटल करंट फ्लो हो रही है, जो टोटल करंट पास हो रही है, नेट करंट हो रही है, उसका म्यू नॉट टाइम्स इज इक्वल टू। इज इट क्लियर? तो ये उन्होंने फॉर्मूला इसका दिया कि दिस इज द बी डॉट एल इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। तो दिस इज द एम्पियर्स सर्किटल लॉ। तो अब हम आगे इसी बेसिस पे इनके एप्लीकेशंस भी करेंगे, अभी इनका हम प्रूफ भी करेंगे। तो इसका डेफिनेशन अगर लिखना हो तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो, दिस इज द डायग्राम, दिस इज द फॉर्मूला एंड डिफाइन दिस एम्पियर सर्किटल लॉ। तो कैसे डिफाइन करोगे? लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड तो एनी क्लोज लूप इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू closed loop. This is known as Ampere's circuital law. Okay? Similarly अगर देखा जाए, सपोज आपका 3 वायर्स ले लिया हमने, मान लो एक में I1 करंट ऊपर जा रही है, इसमें I2 करंट नीचे आ रही है और इसमें I3 करंट इधर जा रही है। सपोज लेट्स ये देखते हैं, अगर ये जा रही है तो आप इसका अगर कहा जाए कि व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P, तो इस P पॉइंट से होते हुए एक हमने क्या कर लिया, क्लोज लूप ले लिया। P पॉइंट से होते हुए एक क्लोज लूप ले लिया। अब इसमें देखो, अब सिंपल वही ये डीएल ले लिया हमने, दिस इज द डीएल एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड। मतलब जो लूप का डायरेक्शन है हमारा वो इस तरफ है, तो इसका मतलब लूप के डायरेक्शन तो अपवर्ड, ये डायरेक्शन रहा, तो इस डायरेक्शन के करंट को हमें क्या लेना है, पॉजिटिव लेना है, और अपोजिट डायरेक्शन करंट को क्या लेना है, नेगेटिव लेना है। तो आई नेट यहां पे क्या होगा, आई नेट, बाकी तो वही सब कुछ है, बी डॉट डीएल करेंगे इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट, क्या लिखेंगे, नेट करंट, टोटल करंट क्या लिखेंगे। तो हमने देखा साइन कन्वेंशन क्या होगा हमारे फॉर दिस सिचुएशन, इस तरफ पॉजिटिव, डाउनवर्ड को नेगेटिव। तो इसका मतलब ये जो करंट फ्लो और ये I1 इज पॉजिटिव, I3 भी इस डायरेक्शन में, तो मीन दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, और ये इस डायरेक्शन में, तो ये क्या हो जाएगा, नेगेटिव। तो I1 प्लस I3 माइनस I2, ये I नेट की वैल्यूज होगी। क्लियर? दूसरी चीज एक और, कि अगर मान लो आपसे कहा जाए कि ये है, मान लो सपोज आपने क्लोज लूप लिया, दो करंट ये आ रही है, ये तीसरा वाला जो करंट एलिमेंट है मान लो ये इसके बाहर आ गया, मान लो ये करंट एलिमेंट, ये जो करंट वायर है I1 वाला, ये इस लूप के बाहर है। जैसे आपने गॉस लॉ में देखा था, कोई क्लोज सरफेस ले लिया, इसके अंदर 2 कूलम चार्ज है, -3 कूलम चार्ज है, ठीक है, और एक 1 कूलम चार्ज बाहर है। तो जब क्लोज सरफेस लेते थे तो क्या करते थे, इस क्लोज सरफेस के अंदर टोटल चार्ज कितना है, तो कितना आ गया, दिस इज द -1 कूलम। ये वाला क्या है आपका आउटसाइड, दिस इज आउटसाइड। तो ये आउटसाइड है तो इसको कंसिडर नहीं करते थे इस क्लोज लूप के अंदर जितने हैं। तो ये वाला क्लोज लूप के अंदर, क्लोज सरफेस के अंदर, ये वाला क्लोज लूप के अंदर कौन से दो करंट आ रहे हैं, I2 एंड I3 ओनली। I1 क्या है आपका आउटसाइड द क्लोज लूप, तो इसको कंसिडर, तो फॉर दिस केस वाई इट इज द आई नेट, तो आई नेट इज इक्वल टू I3 पॉजिटिव होगा, मतलब अपवर्ड डायरेक्शन में, माइनस I2। I1 आपका नहीं होगा बिकॉज इट इज द आउटसाइड द लूप, क्लोज लूप। ओके, इस चीज का ध्यान रखना। दूसरा इसमें और ध्यान रखने की एक बात यह है कि यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाला, तो हमने कौन से दो करंट कंसिडर किया लूप के अंदर, एक ये I2 और I3 यूज किया हमने, I1 यूज नहीं किया। तो क्या P पॉइंट पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, क्या वो केवल दो I2 और I3 करंट की वजह से ही होगा, I1 की वजह से कुछ नहीं होगा, मतलब I1 का कोई रोल नहीं होगा उस पॉइंट पे। आ रही बात समझ में? P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकाला, अकॉर्डिंग टू एम्पियर्स लॉ हमने एक क्लोज लूप लिया जिसमें करंट, एक ये दो करंट आए, I1 वाला आउटसाइड। तो क्या P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड केवल I2 और I3 की वजह से होगा या I1 की वजह से भी होगा? तो इस चीज का ध्यान रखना, आप दिमाग में बैठा लेना कि जो भी यहां पे गॉस लॉ में या इस एम्पियर्स, यहां पर जैसे गॉस लॉ में देखा जाए
तो अगर किसी पॉइंट पे हमने फील्ड निकाली यहाँ पे, ठीक है, पी पॉइंट पे, तो केवल इस चार्ज की वजह से ही नहीं होता है, जो इसकी सराउंडिंग में जितने भी चार्जेस है सबकी वजह से इस पॉइंट पर फील्ड है। लेकिन ये गॉस लॉ, ये एम्पियर्स लॉ इतने अच्छे अपने लॉ हैं कि इनका हमारा जो है सिंप्लीफिकेशन थोड़ा इजी हो जाता है और उसका कैलकुलेशन हमारा इजी होता है, इसलिए ये मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो इस चार्ज की वजह से भी होगा और इस चार्ज की वजह से भी होगा। इज इट क्लियर? उसी तरह यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड आपकी निकली वो केवल इन दो करंट वायर की वजह से नहीं होगा जो उस लूप के अंदर आए, जो बाहर हो गया ये नहीं कि उसका कोई इफेक्ट नहीं है। इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड इसकी वजह से भी होगा। आ रही बात समझ में? ये एम्पियर सर्किट लॉ थोड़ा इजी बना दिया, इतना सिंपल कर दिया कि मैग्नेटिक फील्ड यहां पर निकालना आपका आसान हो गया। इसके अंदर केवल इनको ऐड कर दो, ठीक? तो इस पॉइंट पर इफेक्ट इसका भी है, इसका भी है और इसका भी है। तो कभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ये अगर आ जाता है तो आप इसका ध्यान रखना। किसकी वजह से होता है? सबकी वजह से होता है, चाहे वो लूप के अंदर हो या लूप के बाहर हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इज इट क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स थे आपके मेन, हमें एम्पियर सर्किट लॉ को ध्यान रखना है और उनका ये कुछ बेसिक पॉइंट्स है जिनको यूज करेंगे न्यूमेरिकल के लिए, आपको इसको ध्यान रखना है। अब इसके बाद हम जैसे एप्लीकेशन बायोट-सेवर्ट लॉ का यूज करके मैग्नेटिक फील्ड निकाला था, उसी तरह अब हम एम्पियर सर्किट लॉ यूज करके अभी करेंगे। सॉरी, अभी हम इसके बाद वो करते हैं, इनका प्रूफ करते हैं। ये प्रूफ कहां से आया आपका? B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो अभी एम्पियर सर्किट लॉ का प्रूफ देखते हैं। तो क्या फॉर्मूला है हमारा? B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। ओके, तो प्रूफ for this proof, same way, suppose let one current carrying wire, long current carrying wire, this is the point P, take a closed loop passing through this, take one small current element that is the DL and this is the direction of B, okay, and this distance is R. This distance is मतलब कि ये आपका R पॉइंट पे P पॉइंट पे निकालना है। दिस इज द करंट। ओके, तो यहां पर देखो अब इस पॉइंट पे हमें प्रूफ क्या करना है? B डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट। ओके, तो जो मैग्नेटिक फील्ड होगी मतलब द लाइन इंटीग्रल B डॉट डी एल इज इक्वल टू लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड दिस क्लोज लूप, मतलब B डॉट डी एल, 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 पूरे लूप का। तो दिस इज इक्वल टू, इसको हम क्या लिख सकते हैं? B डॉट प्रोडक्ट, तो DL भी इस डायरेक्शन में है, B भी इसी डायरेक्शन में, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन DL वेक्टर एंड B वेक्टर? दैट इज द जीरो। तो डॉट प्रोडक्ट क्या लिखेंगे? B इंटू DL कॉस जीरो। ओके, cos जीरो की वैल्यूज 1, तो दैट इज B dl। ओके, अब यहां पर देखो आप B की जो वैल्यूज होगी दैट इज द B इज कांस्टेंट एवरीवेयर बिकॉज दिस इज द इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। B की वैल्यूज इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे, मतलब अगर ये डिस्टेंस सब जगह सेम हो, लूप या क्लोज लूप, दिस लूप इज नोन एज दिस लूप। जैसे वहां पे क्लोज सरफेस होता था गॉस लॉ में, तो उसको क्या कहते हैं? गॉसियन सरफेस। That is the imaginary Gaussian surface. Similarly here, this closed loop is known as Amperian loop. क्या कहते हैं इसको? Amperian loop. तो B is constant because every point of B तो fix होगा, तो B is constant. तो this is 2dl. What is the value of magnetic field due to this straight इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर? क्या पढ़ा था आपने बायोट-सेवर्ट लॉ में? इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर का जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस? म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई। किस पॉइंट पे निकालना है? दिस पॉइंट P पे, तो दिस इज इक्वल इंटू R। व्हाट इज द लाइन इंटीग्रल ऑफ द DL? तो दिस स्मॉल DL 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 किसके इक्वल होगा? टोटल लाइन इंटीग्रल, टोटल
डीएल की वैल्यूज इंटीग्रल किसके इक्वल होगी, दैट इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस क्लोज लूप। तो इसका सर्कमफ्रेंस कितना होगा, दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर। तो 2 पाई आर से 2 पाई आर कैंसिल, तो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो दैट इज बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। तो दिस इज द प्रूफ, सिंपल प्रूफ ऑफ एम्पियर सर्किटल लॉ। तो प्रूफ ज्यादा उतना टफ नहीं है और नहीं इसका वो, सिर्फ आपको समझना है। क्या करना है, किसी पॉइंट पे अगर मैग्नेटिक फील्ड निकालें तो उस पॉइंट से होते हुए आपको एक क्लोज लूप लेना है और उस क्लोज लूप में हमें ये लगा देना है एम्पियर्स लॉ, बी डॉट डीएल इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई नेट। जिसे गॉस लॉ में टोटल चार्ज आप देखते थे, टोटल उस क्लोज लूप के अंदर चार्ज कितने हैं सबको ऐड कर देते, प्लस 4q है माइनस 3q है तो ऐड कर देते। उसी तरह यहाँ पे एक डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लिया, दूसरे डायरेक्शन मोर देन अगर है तो एक को पॉजिटिव एक को नेगेटिव, सबको ऐड करके आई नेट लिख दिया और बी की वैल्यूज निकाली। वेरी सिंपल। ओके, तो दिस इज प्रूफ ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। ओके, अब इनके एप्लीकेशंस देखते हैं, एप्लीकेशंस ऑफ एम्पियर्स सर्किटल लॉ। What are the applications of ampere circuital law? The first application, magnetic field due to infinite long straight wire, current carrying wire, ठीक है। तो इसको पहले भी आपने प्रूव कर रखा है बाय यूजिंग बायोट-सेवर्ट लॉ। तो बायोट-सेवर्ट लॉ का एप्लीकेशन में आपने यूज किया था, तो कितना लेंथी था वो आपको पता ही है। अब यहां पर देखो कितनी इजी से हो जाएगा। कैसे, क्या करना है, दिस इज द इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर वायर, स्ट्रेट इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर। इसकी वजह सपोज इस पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो क्या करते हैं, क्या कहते हैं, अकॉर्डिंग टू हमें एम्पियर सर्किटल लॉ निकालना है, तो क्या करेंगे, टेक अ एम्पीरियल लूप। तो एम्पीरियल लूप क्या कहता है, जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट से होते हुए आप एक क्लोज्ड लूप बना दो। अब यहां पर देखो, लूप आपका कोई भी हो सकता है, वो हम अपने अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखेंगे। जैसे आपका क्लोज सरफेस जो होता था गॉस लॉ में, कहीं हम सिलेंड्रिकल शेप ले लेते थे, कहीं पे हम अपना स्पेरिकल शेप ले लेते थे, सब जगह वैलिड था, सिमेट्रिक होता था आपका। उसी जैसे जहां पे इजी हो जाए, उसी तरह यहां पे हम सर्कुलर भी ले सकते हो, आप स्क्वायर भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। तो फिलहाल हम यहां पे सर्कुलर क्लोज लूप लेते हैं। तो फ्रॉम दिस पॉइंट पी ड्रॉ अ क्लोज सर्कुलर लूप। तो दिस इज द क्लोज सर्कुलर लूप। इस पॉइंट पे सपोज दिस पॉइंट इज आर, कितने डिस्टेंस पे है, दैट इज द आर डिस्टेंस पे पॉइंट पी पे हमें मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, तो उससे होते हुए क्लोज लूप ले लिया। ओके, अब इस पॉइंट पे सपोज दिस इज द स्मॉल एलिमेंट दैट इज द डीएल, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी उसका भी डायरेक्शन किधर है, इधर, दिस इज द पी। इसके डायरेक्शन की वजह से व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट, ये ले लिया, डीएल भी हमने इधर ही ले लिया, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इसी डायरेक्शन में, डीएल भी इसी डायरेक्शन में, ये ले लिया। तो क्या लिख सकते हैं हम, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ क्या लिख सकते हैं, दैट इज द बी डॉट डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट। according to ampere circuital law, B dot dl is equal to mu naught into I net. Okay, B dl both are in the same direction, तो क्या लिख सकते हैं, B into dl cos थीटा, थीटा की वैल्यू कितनी, 0, तो cos 0 is 1, तो B into dl is equal to mu naught, what is the I net। इस क्लोज लूप से टोटल करंट कितनी फ्लो रही है, तो कितनी करंट दिखाई दे रही है आपको, एक करंट, किस डायरेक्शन जा रही है, जो हमने लूप का डायरेक्शन माना, थंब के डायरेक्शन, मतलब कि पॉजिटिव है, तो अपना एक ही करंट है, तो दैट इज इक्वल टू आई। सो दिस इज इक्वल टू आई। ओके, बी तो कांस्टेंट होगा, क्योंकि इस लूप की वजह से, वायर की वजह से, जिस भी पॉइंट पे जो हमने कांस्टेंट लूप लिया, रेडियस उसका लूप का, तो हर पॉइंट पे बी क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो दैट इज द बी इज आउटसाइड। तो डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, बी तो हमें निकालना ही है,
व्हाट इज द लाइन टोटल इंटीग्रल ऑफ डीएल, डीएल 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 टोटल ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, दैट इज द सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस क्लोज लूप, तो दैट इज इक्वल टू 2 पाई आर म्यू नॉट आई, तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर. तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट करंट कैरिंग कंडक्टर बाय यूजिंग एम्पियर सर्किट लॉ. कितना इजी हो गया. अगर बायोट सेवर्ट लॉ से लगाते हैं तो क्या करते हैं, टेक दिस, एक स्मॉल एलिमेंट इसकी वजह से निकालते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, कितना लंबा चौड़ा था. तो एम्पियर सर्किट लॉ इज वेरी सिंपल. ठीक है, तो इस लॉ को हम यूज करें. तो दिस इज द फर्स्ट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से. सेकेंड मेथड, सेकेंड इसका एप्लीकेशन, magnetic field due to long straight current carrying thick wire और सिलेंडर. और सिलेंड्रिकल वायर. मतलब यहां पर अभी हमने जो इस वायर का निकाला था, सपोज दिस वायर इज मतलब इसका जो एरिया दैट इज द वेरी स्मॉल. अब अगर मान लो कि अगर कोई थोड़ा मोटा वायर हो, ठीक, मतलब थिक वायर हो या सिलेंड्रिकल शेप का वायर हो, मतलब उसका कुछ एरिया से कंसीडर कर किया जाए, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी. तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड आउट करेंगे, तो अगर थिक वायर है मतलब सिलेंड्रिकल अगर शेप का है, मान लो कि ये वायर है, दिस इज द वायर, सिलेंड्रिकल शेप का है. ओके, एंड दिस इज द एक्सिस ऑफ द वायर. करंट फ्लो हो रही है, इस सिलेंडर से करंट फ्लो हो रही है आपकी. तो मैग्नेटिक फील्ड हम फाइंड आउट करेंगे 3 केसेस. कहां पे, आउटसाइड द वायर, ऑन द सरफेस एंड इनसाइड द वायर और इनसाइड द सिलेंडर. मतलब आउटसाइड, सरफेस और इनसाइड, तीनों के केस में. जैसा आपने सॉलिड स्पेयर का, कंडक्टिंग स्पेयर का देखा था, सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्पेयर का, हॉलो स्पेरिकल शेल का देखा था, गॉस लॉ, सेम एक कॉन्सेप्ट यहां पे. तो फर्स्ट कहां पे निकालना हमें, आउटसाइड द वायर. आउटसाइड द वायर मीन्स मैग्नेटिक फील्ड outside wire, that is outside the wire है. सपोज इसका जो रेडियस है दैट इज द आर, और जिस आउटसाइड द वायर पे निकालना है सपोज आर डिस्टेंस पे, कितने पॉइंट पे, पी पॉइंट, एंड दैट इज आर डिस्टेंस पे. मीन्स आर इज ग्रेटर देन आर. जो आर है जिस पॉइंट पे निकालना है दैट इज द लार्जर देन द रेडियस, मीन्स आउटसाइड द सिलेंडर, आउटसाइड द थिक वायर. व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड. फिर कोई बात नहीं, क्या करना है, इससे होते हुए एक एम्पियर लॉ को यूज करना है, तो एम्पीरियन लूप. तो कंसिडर 1 एम्पीरियन लूप विच इज पासिंग थ्रू दिस पॉइंट P, पासिंग थ्रू दिस पॉइंट P. सपोज ये जो वायर है, थिक वायर है, इससे करंट कितनी फ्लो हो रही है आपकी, I. जो वायर है करंट फ्लो इज I. ओके, अब यहां पर देखो आउटसाइड अगर है तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किट लॉ क्या लिख सकते हैं, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट. तो बी इज कांस्टेंट, इंटीग्रल डीएल सेम वही चीज. इसकी वजह से एक स्मॉल एलिमेंट ले लिया डीएल इस डायरेक्शन में, इसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड, क्योंकि अगर करंट इस डायरेक्शन फ्लो हो रही है तो थिक वायर है, तो क्या हुआ, कुछ ना कुछ तो करंट मैग्नेटिक फील्ड इसकी होगी, और किस डायरेक्शन में होगा, इसी डायरेक्शन में होगा. तो दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट. अब अगर ये वायर है, इससे करंट फ्लो हो रही है और ये हमारा लूप है, तो इस लूप के अंदर कितनी करंट फ्लो हो रही है, अगर देखो आप तो कितनी करंट आ रही है ऊपर से, तो टोटल करंट कितनी आ रही है, आई. टोटल करंट कितनी आ रही है, आई. तो नेट करंट इज आई. ओके, तो बी व्हाट इज द डीएल, तो डीएल इज इक्वल टू कितना हो यार, इंटीग्रल, टोटल इंटीग्रल, लाइन इंटीग्रल ऑफ डीएल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट इज 2 पाई आर. कौन सा आर, स्मॉल आर और कैपिटल आर,
स्मॉल आर, क्योंकि ये अपना डीएल इसका है। तो सर्कमफ्रेंस ऑफ दिस लूप, तो दैट इज 2 पाई आर म्यू नॉट आई। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड वायर। ओके, अब ऑन द सरफेस की अगर हम बात करें, सेकेंड केस मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वायर। तो सेकेंड केस on the surface of the wire. Second case, on the surface of the wire means R is equal to R. मतलब हमें पॉइंट P कहां पे हमारा सरफेस पे, तो दिस इज इक्वल टू R and this R is equal to radius of the wire, मतलब सिलेंडर का है। तो सिंपल अपना जो फॉर्मूला आया था, तो जो क्या आया था, B is equal to म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई R। तो R is equal to क्या पुट कर दिया जाए, R is equal to R। सेम केस, तो B is equal to म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई R। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ द वायर। इज इट क्लियर? तो R इज इक्वल टू सरफेस पे, तो R किसके इक्वल है, रेडियस, तो R इज इक्वल टू R। नेक्स्ट लास्ट केस इसका देखते हैं क्या है, दैट इज इनसाइड द सरफेस ऑफ द वायर, इनसाइड द सरफेस ऑफ द वायर। थर्ड केस, इनसाइड द वायर। इनसाइड द वायर मीन्स इस वायर के कहीं अंदर। मान लो दिस इज द पॉइंट P, तो दिस पॉइंट P का जो डिस्टेंस एक्सिस है कितना, R। इट मीन्स R इज लेस देन कैपिटल R, क्योंकि ये क्या है, अंदर है, तो R की वैल्यू क्या होगी, लेस देन R फॉर दिस केस। अब देखो यहां पे थोड़ा सा एक केस आपको कंसीडर करना होगा, जो वायर है हमारा, ठीक, उस वायर को अगर हॉलो अगर कहा जाए, तो इसका मतलब सारा करंट कहां पे फ्लो हो रहा होगा, सरफेस पे। अगर हॉलो वायर होता तो इसका मतलब सारा करंट कहां पे फ्लो हो रहा है, सरफेस पे। तो अगर सरफेस पे करंट फ्लो हो रहा है, तो इसका मतलब इनसाइड द सरफेस, मतलब इनसाइड द वायर, व्हाट इज द करंट, कोई करंट नहीं। क्योंकि अगर मान लो मैंने कहा कि दिस इज सरफेस ऑफ द वायर, ये जो हॉलो वायर अगर है, तो इसका क्या है, ये सरफेस। इसके अंदर की अगर बात करें, तो इसके अंदर करंट, क्योंकि सारा करंट कहां पे फ्लो हो रहा है, इस सरफेस से फ्लो हो रहा है, इस सरफेस से निकल रहा है, तो इसके अंदर कितना फ्लो हो रहा होगा, 0। इसके अंदर कितना करंट हो रहा होगा, क्योंकि सारा वायर का जो करंट है हमारा कहां पे फ्लो हो रहा है, सरफेस पे। और हम कहां पे देख रहे हैं, उस वायर के अंदर, मतलब उस सरफेस के अंदर, तो उससे करंट कितनी फ्लो हो रही होगी, 0। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, 0। किस केस में, अगर हॉलो वायर अगर हो आपका इस टाइप का, या फिर अगर कंडीशन ये दिया रहा है, इफ द करंट इज फ्लोइंग थ्रू द सरफेस ओनली, मतलब सरफेस से फ्लो हो रहा है, तब दिस का केस। और केस क्या हो सकता है इसका, कि अगर करंट यूनिफॉर्मली फ्लो हो रही है थ्रू होल द सरफेस ऑफ द वायर, मतलब कि पूरा जो वायर है, पूरा वायर, उसके जो एरिया है, उसके सरफेस से सबसे फ्लो हो रही है, केवल आउटर सरफेस नहीं, हर पार्ट से उसके फ्लो हो रही है यूनिफॉर्मली, वो सेकंड केस होगा। तो अगर इसमें ले लेते हैं, इफ वायर इज हॉलो और करंट is flowing on the surface of the wire only. तो इस केस में क्या होगा, टेक अ एम्पीरियन लूप. तो अगर इस सरफेस से केवल वायर फ्लो हो रही है तो इस एम्पीरियन लूप से करंट की वैल्यूज कितनी होगी, 0. तो आई नेट इज इक्वल टू कितना होगा, 0. तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट. तो आई नेट इज इक्वल टू 0, इसलिए बी इज इक्वल टू 0. तो इन दिस केस मैग्नेटिक फील्ड इज 0. इज इट क्लियर? जैसा उसमें था आपका हॉलो
स्पेरिकल शेल, तो सारा चार्ज कहां पे होता था? सरफेस पे होता था। इनसाइड द सेल चार्ज क्या होता था? जीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती थी। उसी तरह अगर सारा करंट आपका केवल सरफेस पे, आउटर सरफेस से अगर फ्लो हो रहा है, मतलब हॉलो टाइप का हो, या फिर केवल आउटर सरफेस से करंट फ्लो हो रहा हो, तो नेट करंट कितना होगा इनसाइड के केस में? इन द केस ऑफ इनसाइड नेट करंट इज जीरो, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगी आपकी? जीरो होगी। इज इट क्लियर दिस केस? सेकेंड केस मान लेते हैं, सेकेंड केस कि जो वायर है हमारा सॉलिड है एक तो, और जो करंट फ्लो हो रही है वो पूरे होल सरफेस से, पूरे वो मतलब ये आपका मान लो पूरा ये है आपका, ये सॉलिड है। करंट केवल आउटर सरफेस से फ्लो नहीं हो रही, इनर से भी हर पॉइंट से और यूनिफॉर्मली फ्लो हो रही है। मतलब अगर ये है तो इसके पूरे एरिया से फ्लो हो रही है करंट, पूरे होल एरिया से और यूनिफॉर्मली फ्लो हो रही है। प्रीवियस केस में क्या माना था? केवल आउटर सरफेस से फ्लो हो रही है या फिर हॉलो हो उस केस में। लेकिन अगर सॉलिड है और एक पूरे होल सरफेस से यूनिफॉर्मली करंट फ्लो हो रही है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द करंट अगर हो, तो उस केस में क्या होगा? तो अगर इस केस में मतलब कि करंट आपकी जो है वो कुछ ऐसे होंगे, ये टोटल करंट आई फ्लो हो रही है पूरे होल सरफेस से, ठीक। तो क्या होगा? अब अगर हमने ये ले लिया तो अब देखो जो पूरा सरफेस एरिया था, मतलब कि ये पूरे सरफेस एरिया से करंट कितनी फ्लो हो रही है? आई। तो अगर कहा जाए कि व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू दिस एरिया ओनली, तो टोटल से अगर आई करंट फ्लो हो रही है तो दिस स्मॉल एरियल पार्ट से कितना करंट फ्लो हो रहा होगा? तो क्या करोगे आप? करंट डेंसिटी वाला फॉर्मूला यूज कर लोगे। क्या करोगे? आई, सपोज इस स्मॉल एरिया से करंट कितना फ्लो हो रहा है? आई डैश इज इक्वल टू, तो क्या निकालना है यहाँ पे? करंट डेंसिटी, क्योंकि यहाँ पे जो करंट डिस्ट्रीब्यूट है, जो करंट फ्लो हो रहा है वो होल सरफेस से फ्लो हो रहा है। तो कितना होगा? टोटल करंट डिवाइडेड बाई कितने सरफेस से टोटल करंट फ्लो हो रही है? पूरे सिलेंडर से, पूरे सिलेंडर के हर एरियल से, सरफेस एरियल से फ्लो हो रही है। तो दैट इज इक्वल टू पाई, मतलब एरिया, एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर, इससे फ्लो हो रही है। तो हमें कितने का एरिया में चाहिए? दिस इज द स्मॉल आर एरिया, तो क्या लिखा जाए इसका? पाई आर स्क्वायर। तो दिस इज इक्वल टू करंट डेंसिटी आई डिवाइडेड बाई एरिया, तो आई डिवाइडेड बाई पाई आर स्क्वायर। तो इस एरिया से कितना करंट? मतलब पाई आर स्क्वायर, तो दिस इज करंट। तो आई डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर, दिस इज द आई डैश। ये बात समझ में आ गई? टोटल पूरे सरफेस एरिया से करंट आई फ्लो रही थी, तो इतने एरिया से कितनी करंट फ्लो रही होगी? तो टोटल करंट आई डिवाइडेड बाई एरिया, तो पाई आर स्क्वायर इंटू जितने एरिया से निकालना उतने एरिया क्या कर दिया? मल्टीप्लाई कर दिया। तो अकॉर्डिंग टू बायोट-सेवर्ट लॉ, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट, तो बी तो बाहर हो जाएगा, इंटीग्रल डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई नेट किसके इक्वल है? दैट इज द आई डैश। किसके इक्वल है? आई डैश के इक्वल। तो बी तो बाहर आ गया, इंटू डीएल किसके इक्वल होगा? 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डैश किसके इक्वल है? आई इंटू आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट, आर से एक आर कैंसिल, तो म्यू नॉट आई इंटू आर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वायर। तो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड द थिक वायर, ठीक है। तो क्या आ गया? बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाई 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये आउटसाइड ऑन द सरफेस एंड इनसाइड द कंडक्टर और करंट कैरिंग वायर, थिक वायर की वजह से ये था। इनका अगर ग्राफ प्लॉट करने को कहा जाए तो ग्राफ आप प्लॉट कर सकते हो। क्या होगा ग्राफ? ग्राफ प्लॉट करना है तो देखो किसके बीच में प्लॉट करना है? सपोज दिस डिस्टेंस इज आर एंड दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड बी, दिस इज 0, आर इज इक्वल टू 0। तो आर 0 का मतलब कहां से स्टार्ट हो रहा है? जो वायर था
उसकी कहां से, एक्सिस से, उसकी कहां से, एक्सिस से। तो जो एक्सिस से था मतलब आर इज इनसाइड द सिलेंड्रिकल वायर, मतलब एक्सिस से जब स्टार्ट था, तो जब यहां पे करंट, यहां पे करंट, यहां पे करंट, तो सरफेस तक जो हमारा था उसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी, मतलब एक्सिस से कहां तक, सरफेस तक, कौन सा फील्ड है, मतलब पॉइंट कौन सा, आर इज लेस देन आर के लिए, मतलब इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द वायर। तो आर इज लेस देन आर के लिए क्या कंडीशन आएगी, तो यहां पर देखो तो क्या है, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर बिकॉज ऑल दिस टर्म्स आर कांस्टेंट, आई कांस्टेंट है, आर कांस्टेंट है, तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। तो जैसे जैसे ये आर इंक्रीज होगा, मतलब कि एक्सिस से जैसे जैसे जाएंगे अप टू सरफेस तक, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा, इंक्रीज करेगा, कहां तक इंक्रीज करेगा, आर तक, कैपिटल आर मतलब सरफेस तक, तो ये इंक्रीज करेगा, ठीक। तो बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, और ये क्या है, आर इज इक्वल टू आर। तो जब आर इज इक्वल टू आर मतलब ये केस कहां पे है, ऑन द सरफेस, तो ऑन द सरफेस पे जो मैग्नेटिक फील्ड आई थी वो क्या आया था फॉर्मूला, देखो बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, दैट इज मैक्सिमम वैल्यूज। अब और बाहर गए, सरफेस के बाहर, और मीन्स आर इज ग्रेटर देन आर, आर से और आगे गए, आर इज ग्रेटर देन आर, तो क्या हो गया आपका, ग्रेटर देन आर पे क्या आया था, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, मीन्स बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। तो 1 बाई आर मतलब क्या हो रहा है, जैसे जैसे आर इंक्रीज करेगा आउटसाइड द सरफेस, आर की वैल्यूज क्या होगी, इंक्रीज होगी, तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज क्या होगी, डिक्रीज। तो 1 अपॉन आर है, तो इसका मतलब ग्राफ कैसा आएगा, बिकॉज बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर। क्लियर, समझ में आ गई बात। अगर आप इसी को वो वायर बना के करा जाए तो क्या होगा, ये अपना एक्सिस है, ये सरफेस हो गया, देखो यही है वायर, सेंटर पे 0, और जैसे जैसे इंक्रीज कर रहे हैं तो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज क्या होगी, इंक्रीज, बिकॉज बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर, इंक्रीज करेगी। जब सरफेस पे आएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, आउटसाइड पे जाएंगे, आर की वैल्यूज आउटसाइड, तो क्या हो रहा है, म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। तो जैसे जैसे डिस्टेंस इंक्रीज करेगा आर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यूज क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो दिस इज द ग्राफ, क्लियर। ये वाला तो केस हमने किस केस में लिया, जब टोटल करंट इज इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द होल द सरफेस ऑफ द वायर, तब ये था। लेकिन वो अगर हॉलो हो या फिर आउटर सरफेस पे करंट फ्लो हो रही थी, तो उस केस में क्या था, अप टू इनसाइड, इनसाइड के केस में क्या था, मैग्नेटिक फील्ड इज 0। तो इन दैट केस, उस केस में मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आएगा, सॉरी उस केस में जो ग्राफ आएगा वो क्या आएगा, अप टू आर मतलब सरफेस से अंदर तक मैग्नेटिक फील्ड इज 0, सरफेस पे कितना आ गया, मैक्सिमम, दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाई 2 पाई आर, और उसके बाद आउटसाइड, आउटसाइड के लिए फॉर्मूला क्या आया था, यही आया था, यहां पे क्या होगा, बी इज इक्वल टू 0, बिकॉज यही तो सिलेंडर वायर है क्या आपका, दिस इज द सिलेंड्रिकल वायर, यही है। इनसाइड द सरफेस, इनसाइड द वायर मैग्नेटिक फील्ड इज 0, ऑन द सरफेस मैग्नेटिक फील्ड इज मैक्सिमम, आउटसाइड द सरफेस मैग्नेटिक फील्ड इज वेरिंग 1 बाई आर। तो ये ग्राफ आएगा। अगर होल करंट डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली थ्रू ऑल द सरफेस ओवर द टोटल सरफेस ऑफ द वायर, तो क्या था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया था, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बाकी सब कुछ। इज इट क्लियर। तो मेन आपको इस पे दो चीज पे फोकस रखनी है आपको, एक तो एम्पियर सर्किट लॉ क्या होता है, उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कुछ करेंगे हम लोग, और दूसरा आपका एम्पियर सर्किट लॉ का एप्लीकेशन टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द लार्ज इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर, और इनका एप्लीकेशन हम लोग और यूज करेंगे। अपने दो टॉपिक और है इससे रिलेटेड, सोलेनॉइड एंड टोरॉइड,
वहां पे भी इसका ये एप्लीकेशन यूज होगा। तो मेन आपको वही याद रखना है, वो प्रैक्टिस करनी है। बाकी ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो कल हम करेंगे सोलेनॉइड और टोरॉइड। ओके, थैंक यू।